ये न्यूयॉर्क सिटी का एक आम सुबह था। तारीख था 11 सितंबर 2001। हवा में ठंडक था और आसमान बिल्कुल साफ नीला। हजारों लोग मैनहट्टन के दिल में अपना दिन शुरू कर रहे थे। शहर जो कभी सोता नहीं। किसने सोचा था कि कुछ ही पल में उनकी जिंदगी, उनका शहर और पूरी दुनिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। इस दिन से कई महीने पहले एक ऐसा प्लान बन रहा था जो पूरी दुनिया का होश उड़ाने वाला था। 9/11 की सुबह 8:46 पर न्यूयॉर्क के आसमान में अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 11 सीधा द नॉर्थ टावर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तरफ जा रहा था। जमीन पर किसने भी उस भयावह घटना का अंदाजा नहीं लगाया जो कुछ ही पल में होने वाला था। जो सोचा भी नहीं जा सकता था वो हो गया। एक प्लेन जोर से नॉर्थ टावर में टकरा गया। जब धुआं और आग बढ़ने लगा, लोग हैरान हो गए। उनके लिए विश्वास करना मुश्किल था और डर में सब ऊपर की ओर देख रहे थे। लेकिन सवाल अब भी वही रहता है, किसने ये हमला प्लान किया? ये हमला क्यों किया? कौन है इस विनाशकारी हमले के पीछे? मुझे समझाने दीजिए। तो किसने यह हमला प्लान किया? 9/11 के हमले को ओसामा बिन लादेन ने लीड किया, जो अल-कायदा नामक एक आतंकवादी संगठन का नेता था। उसने ये प्लान कुछ मूल साथी जैसे खालिद शेख मोहम्मद के साथ मिलकर बनाया था, जो इसे अंजाम देने में मुख्य भागीदार था। लेकिन ओसामा बिन लादेन कौन था, कहां से आया और कैसे वो इतिहास का सबसे खतरनाक आतंकवादी बन गया था? चलिए जानते हैं। क्योंकि ये पूरा वीडियो सीरीज ही बिन लादेन के बगैर अधूरा है, तो मैं उसके बारे में एक क्विक ओवरव्यू देता हूँ। ओसामा बिन मोहम्मद बिन अवद बिन लादेन 10 मार्च 1957 रियाद, सऊदी अरेबिया के एक अमीर और प्रभावशाली बिन लादेन परिवार में पैदा हुआ था, जो असल में यमन से था। उसके पिता मोहम्मद बिन अवद बिन लादेन सऊदी बिन लादेन ग्रुप नामक एक सिविल कंस्ट्रक्शन कंपनी का स्थापन किया था, जो सऊदी रॉयल फैमिली से जुड़ा हुआ था। ओसामा का परिवार एक रूढ़िवादी और धार्मिक प्रवृत्ति वाला था, जो उसके विचारों पर गहरा असर डालने वाला था। बिन लादेन ने किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट की पढ़ाई की। वहाँ उसने कुछ इन्फ्लुएंशियल इस्लामिक स्कॉलर से बहुत प्रभावित हुए, जैसे अब्दुल्ला अज़ाम, जो उसके जिहाद के विचारों को प्रेरित करते थे। ये शिक्षा उसके विचारों में गहराई तक उतर गया था और उसके आगे के मिलिटेंट एक्टिविटीज के डिसीजंस में प्रभावित हुआ। 1990 के दशक में अल-कायदा ने कई अटैक्स किए जो अमेरिकन और वेस्टर्न इंटरेस्ट के खिलाफ थे, जैसे 1992 यमन होटल बॉम्बिंग्स, 1993 मोगदिशु। हालांकि ये अल-कायदा से डायरेक्टली जुड़ा हुआ नहीं था, पर बिन लादेन ने दावा किया कि उसने सोमाली मिलिटेंट्स को सपोर्ट किया था, जो यूएस फोर्सेस के साथ लड़ रहे थे। इसके बाद 1958 यूएस एम्बेसी बॉम्बिंग्स और 2000 यूएसएस कोल बॉम्बिंग्स, जिसमें अल-कायदा के सुइसाइड बॉम्बर्स ने यूएसएस कोल को यमन में अटैक किया, जिसमें 17 अमेरिकन सेलर्स की जान चली गई। और भी कई सारे अटैक्स थे। तो ओसामा बिन लादेन हर बार अमेरिका को ही क्यों टारगेट करता है? इसका जवाब इस वीडियो में नहीं दूंगा, क्योंकि बिन लादेन के बारे में ना जानकर इस सवाल का जवाब आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा। इसका जवाब आपको अगले वीडियो में अपने आप पता चल जाएगा। बिन लादेन अमेरिका पर एक जबरदस्त स्टेटमेंट छोड़ना चाहता था, जिसमें अमेरिका को नीचा दिखाए और उसकी सुरक्षा को चुनौती दे। बिन लादेन का उद्देश्य सिर्फ अमेरिका पर अटैक करना नहीं था, बल्कि एक बड़ा मुस्लिम अपराइजिंग को भड़काना था, जो उसके हिसाब से एक जिहाद था। ओसामा बिन लादेन ने अपने हमलों के लिए यूएस के 3 सिंबॉलिक टारगेट्स को चुने। सिर्फ 3 टारगेट्स ही क्यों और कौन से चुने गए थे और कैसे पूरा प्लान को अंजाम दिया गया, कुछ ही पल में आपको पता चल जाएगा। उसका उद्देश्य एक ऐसा दृश्य पैदा करना था जो दुनिया को दिखाए कि अमेरिका, जो अपने आप को सुपर पावर कहता था, उसको भी घायल किया जा सकता है और उसके हमलों से वहाँ फियर और क्राइसिस का माहौल बने, ऐसा उनका गोल था। ओसामा बिन लादेन का 9/11 अटैक का प्लान बहुत ही सोची समझी स्ट्रेटेजी था, जो कई सालों तक शिद्दत और प्लानिंग के साथ तैयार किया गया था। इसमें बहुत ज्यादा कोऑर्डिनेशन, फंडिंग और रिक्रूटमेंट शामिल था, ताकि इसका मैक्सिमम असर हो सके। तो अब आते हैं द फाइनल चैप्टर ऑफ 9/11 अटैक। कैसे सारा प्लानिंग किया गया था और कैसे सारा प्लान को एग्जीक्यूशन किया गया था, जानने के लिए एंड तक बने रहिए। स्वागत है दोस्तों एक नए डॉक्यूमेंट्री सीरीज द 9/11 ट्रेजेडी। खालिद शेख मोहम्मद KSM, जो 9/11 अटैक का एक मेन प्लानर था, उसने अपना बचपन कुवैत में बिताया। शुरू में करीब मिड 1990s में उसने एशिया में कई अमेरिकन प्लेन्स को उड़ाने का प्लान बनाया था। ये प्लेन बोजिंका के नाम से जाना गया, लेकिन ये असफल रहा। हालांकि उसका इरादा
तब भी वही रहा। और उसने जब ओसामा बिन लादेन से मिला तब उसने अपने पुराने सपनों को साकार करने का एक नया मौका देखा। 2002 में स्थापित 9/11 कमीशन ने इन कनेक्शंस और अटैक के पहले के घटनाओं की जांच की और ये पाया कि बड़े पैमाने पर अमेरिका में अटैक करने का आइडिया पहली बार खलीद शेख मोहम्मद KSM ने दिया था, जिसने कमर्शियल एयरलाइंस को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का कॉन्सेप्ट सोचा था। 1996 में उसने ये आइडिया ओसामा बिन लादेन को दिया और ओसामा बिन लादेन को ये सोच बहुत ही बोल्ड और शॉकिंग लगा। इस प्लान को सुन के बिन लादेन ने तुरंत अप्रूव किया और इसके लिए जरूरी रिसोर्सेज को प्रोवाइड करने में मदद की। इस ऑपरेशन की सफलता इस बात पर था कि जो लोग इसमें शामिल होंगे वो लोग बिना किसी शक के यूनाइटेड स्टेट्स में एंट्री ले सके और वहाँ पायलट ट्रेनिंग ले सके। ये कुछ स्टेप्स में अचीव किए गए, जैसे हाईजैकर्स का चुनाव। अलकायदा ने बहुत से ध्यान से 19 लोगों को चुना, जिनमें से बहुत से यंग सऊदीज थे जो ऑलरेडी उसामा का आइडियोलॉजी से प्रभावित हो चुके थे। ये हाईजैकर्स ज्यादातर सऊदी अरेबिया से थे और कुछ यमन, इजिप्ट और UAE से। ये लोग अलकायदा के आइडियोलॉजी में बिलीव करते थे और सुसाइड मिशंस को अंजाम देने के लिए तैयार थे। सुसाइड मिशंस का एक बेस्ट एग्जांपल है जिहाद। बिन लादेन और KSM ने हाईजैकर्स को 2 ग्रुप्स में बांटे, एक पायलट टीम और दूसरा मसल टीम। पायलट टीम में 4 लोग थे जो फ्लाइट ट्रेनिंग लेंगे और मसल टीम जो कि बाकी हाईजैकर्स से मिलकर बना था, उनका काम पैसेंजर्स और फ्लाइट क्रू को हाईजैकिंग के दौरान संभालना था। पायलट टीम में शामिल मोहम्मद अट्टाह जो लीड हाईजैकर था, मरवन अल शही, हनी हजोर और जियाद जर्रा, इन 4 लोगों ने यूनाइटेड स्टेट्स में पायलट ट्रेनिंग ली। 2000 और 2001 के बीच इन्होंने US फ्लाइट स्कूल में एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स के रूप में ट्रेनिंग ली और मसल टीम के मेंबर्स ने अफगानिस्तान में बेसिक कॉम्बैट और कंट्रोल टैक्टिक्स सीखा। इस ऑपरेशन के लिए सब्सटेंशियल रिसोर्सेज यानी पर्याप्त संसाधन की जरूरत थी। अलकायदा के जो रिसोर्सेज थे उनके कई चैनल्स के जरिए अमेरिका में फंड्स भेजे गए, जैसे मनी ट्रांसफर। अलकायदा के ऑपरेटिव्स ने कई वायर ट्रांसफर्स अमेरिका में किए, जिसमें अलग अलग फाइनेंशियल मेथड्स का इस्तेमाल किया गया था। फंड्स छोटे अमाउंट्स में ट्रांसफर किए गए और अलग अकाउंट्स में राउटेड किया गया, जिससे हाईजैकर्स के डेली एक्सपेंसेस और फ्लाइट स्कूल की कॉस्ट्स को सपोर्ट किया जा सके। बिन लादेन ने सिंपैथाइजर्स यानी जो समर्थक थे उनके डोनेशंस का इस्तेमाल किया और कई चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस जो अलकायदा से लिंक था उनके जरिए फंड्स को ऐसे छुपाया गया ताकि कोई भी शख्स बचा जा सके। ऑपरेटिव्स धीरे धीरे अटैक के ठीक 18 महीने पहले यूनाइटेड स्टेट्स में घुस गए थे। कुछ लोग स्टूडेंट वीजास के इस्तेमाल करके फ्लाइट स्कूल ट्रेनिंग के लिए आए, जबकि कुछ लोग टूरिस्ट वीजास पर आए। हाईजैकर्स अलग अलग स्टेट्स में सेटल हो गए, जैसे कैलिफोर्निया, फ्लोरिडा और एरिजोना में। टारगेट्स की अगर बात करूं तो अटैक के लिए 3 टारगेट्स को चुने गए जो अमेरिका के 3 सिंबल ऑफ पावर को दर्शाता है, जैसे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, यह अमेरिका की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ और ग्लोबल फाइनेंशियल पावर को दर्शाता है। पेंटागन, ये US की मिलिट्री पावर का प्रतीक था। इसके अलावा और एक इंपॉर्टेंट टारगेट था जो मैं आगे चल के बताऊंगा। बिन लादेन और अलकायदा ने इन अटैक्स को अमेरिका पर सिंबॉलिक और साइकोलॉजिकल झटका देने का मौके के रूप में देखा, जिससे अमेरिका को दुनिया के सामने नीचा दिखाया जा सके और US में डर फैलाया जा सके। ये एक ऐसा डिस्ट्रक्शन और क्योर्स फैलाने का प्रयास था जो अमेरिका के इतिहास का एक सबसे डेवास्टेटिंग मोमेंट बन गया था। अलकायदा ऑपरेटिव्स के बीच कम्युनिकेशन बहुत केयरफुली मैनेज किया गया था ताकि प्लान में कोई भी रुकावट ना आ सके, जैसे कोड वर्ड्स का इस्तेमाल। ऑपरेटिव्स फोन कॉल्स और ईमेल्स में कोड लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे, जैसे पायलट ट्रेनिंग के लिए विजिटिंग द लाइब्रेरी जैसे फ्रेजेस का इस्तेमाल करते थे। ईमेल कम्युनिकेशन, ऑपरेटिव्स ने पब्लिक ईमेल अकाउंट्स का इस्तेमाल किया था और मैसेजेस को ड्राफ्ट फोल्डर में छोड़ देते थे ताकि वो डायरेक्टली सेंड ना करना पड़े, जिससे इंटरसेप्शन का रिस्क कम हो जाए। असल में ईमेल में ड्राफ्ट फोल्डर का एक एडवांटेज ये है कि इसमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इंटरसेप्ट नहीं कर पाते हैं, और क्योंकि ईमेल रिकॉर्ड्स कभी सेंड ही नहीं होगा तो अकाउंट्स के बीच कनेक्शन ट्रैक कर पाना मुश्किल हो जाता है। हाईजैकर्स बड़े ग्रुप्स में गैदरिंग से बचते थे और रेयरली इन पर्सन मिलते थे। वो ईमेल्स और छोटी मीटिंग्स के जरिए अपने प्लान्स को फाइनलाइज करते थे। सितंबर 11 के कुछ हफ्तों पहले हाईजैकर्स ने अपनी प्रिपरेशंस को फाइनलाइज किया। सितंबर के शुरू में हाईजैकर्स ने उन सिटीज में ट्रेवल कर चुके थे जहां से वो अपनी फ्लाइट्स में बोर्ड करेंगे, बोस्टन, न्यूयॉर्क और वाशिंगटन DC। उन्होंने होटल्स में स्टे करना शुरू किया और ध्यान कम खींचने की कोशिश की और अपने आप को एक आम ट्रेवलर्स की तरह बिहेव किया। 11 सितंबर 2001 के दिन उन्होंने सुबह के 4 अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट्स टिकट्स खरीदे, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम प्लेन्स फुली फ्यूल्ड होते हैं और क्रैश के वक्त एक्सप्लोजन का इम्पैक्ट मैक्सिमम करा जा सके। सुनने में इतना डरावना लगता है, सोच के देखो उस दिन का दृश्य कैसा हुआ होगा। अटैक्स को जानबूझकर इस तरह से टाइम किया गया था ताकि वो एक दूसरे के कुछ मिनट के अंतराल पर हो, ताकि एक संचालित प्रभाव डाला जा सके। अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 11 बोस्टन लोगन एयरपोर्ट से सुबह के 7:59 पर लॉस एंजल्स के लिए टेक ऑफ किया और उसी जगह से यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 175 बोस्टन से 8:14 पर
लॉस एंजल्स के लिए उड़ान भरा। ठीक 8:46 पर एक फ्लाइट वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की नॉर्थ टावर पर मैसिवली क्रैश कर जाता है और वो था अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 11। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के पास के लोग सबसे पहले ये इम्पैक्ट देखने और महसूस करने वाले थे। पहले रिएक्शन में लोग कंफ्यूज हो गए और ये सोचा कि शायद ये एक प्लेन मेल फंक्शन या कोई एक्सीडेंट हो सकता है। फिर 9:03 पर 20 मिनट से भी कम समय में दूसरी फ्लाइट साउथ टावर में और भी भयानक तरह से क्रैश कर जाता है। Oh my God. और वो था यूनाइटेड एयरलाइंस 175, जिसको लॉस एंजल्स की तरह जाना चाहिए था। जब साउथ टावर को हिट किया गया तब लोग ने तुरंत समझ लिया कि ये एक रैंडम इंसिडेंट तो नहीं हो सकता है। धुआं, आग और मलबा आसमान में भर गया और हर जगह सिर्फ लोगों की चीख और चिल्लाने की आवाज सुनाई दे रही थी। Okay, everyone is running from the entire financial district now. अटैक के वक्त प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश सैरासोटा फ्लोरिडा में बोकर्स एलिमेंट्री स्कूल पर थे। वहाँ एक शेड्यूल्ड इवेंट में एजुकेशन रिफॉर्म को प्रमोट करने के लिए गए थे। Girls, sound this word out. Get ready. What word? Yes, seal. 9:03 पर यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 175 ने साउथ टावर में हिट किया। ये दूसरे इम्पैक्ट ने ये बात तो क्लियर कर दिया कि अमेरिका एक कोऑर्डिनेटेड अटैक के नीचे था। कुछ ही मोमेंट के बाद जब प्रेसिडेंट क्लासरूम में बैठे थे, एंड्रयू कार्ड उसके पास आए और धीरे से कहा, इस सेकंड प्लेन हैज अटैक्ड द सेकंड टावर, अमेरिका इज अंडर अटैक। फिर भी प्रेसिडेंट ने बच्चों के सामने ऐसे बैठे हुए थे कि कुछ हुआ ही ना हो और कुछ मोमेंट्स के बाद क्लासरूम विजिट कंप्लीट किया। फिर तुरंत एक प्राइवेट रूम में चले गए जहां वो और उसकी टीम इस क्राइसिस का असेसमेंट कर सके। दूसरे इम्पैक्ट के बाद फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी FAA ने जल्दी रियलाइज किया कि और भी हाईजेक प्लेन्स हवा में हो सकता है। सुबह के 9:42 तक FAA ने एक अनप्रेसिडेंटेड डिसीजन लिया और पूरे यूएस में सारे सिविलियन एयर ट्रैफिक्स को ग्राउंड कर दिया और हवा में मौजूद प्लेन्स को तुरंत लैंड करने का ऑर्डर दिया। यह अमेरिकन एविएशन हिस्ट्री में पहली बार हुआ। मेजर एयरपोर्ट्स लॉकडाउन में चले गए और हजारों फ्लाइट्स या तो रिडायरेक्ट हो गया या ग्राउंड कर दिया गया। एयरपोर्ट्स ने आने वाले सभी प्लेन्स और पैसेंजर्स को संभालने के लिए तुरंत कार्रवाई की, जबकि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स ने सस्पेक्टेड हाईजैक किए गए फ्लाइट्स को ट्रैक करने का काम शुरू किया। पेंटागन, व्हाइट हाउस, कैपिटल बिल्डिंग और दूसरी फेडरल बिल्डिंग्स को हाई अलर्ट पर डाल दिया गया था और स्टाफ्स को इवैक्यूएट या शेल्टर इन प्लेस करने की सलाह दी गई। बहुत से लोगों को यह डर था कि वाशिंगटन DC उनका अगला टारगेट हो सकता है, लेकिन ये तो बस एक शुरुआत था। अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 77 ये फ्लाइट वाशिंगटन ड्यूल्स एयरपोर्ट से सुबह 8:20 पर छूटा और ठीक 9:37 पर यह पेंटागन में क्रैश हो जाता है, जो अमेरिका के मिलिट्री हेडक्वार्टर था। याद है कुछ वक्त पहले मैंने अमेरिका के 3 सिंबल ऑफ पावर के बारे में डिस्कस किया था। अब गैस करो तीसरा इंपॉर्टेंट सिंबल क्या हो सकता है? यस, बिल्कुल सही, व्हाइट हाउस या कैपिटल बिल्डिंग। ये वाइडली माना जाता था कि यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 93 का इंटेंडेड टारगेट यही था, जो अमेरिकन डेमोक्रेसी का प्रतीक है। यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 93 ये चौथा प्लेन न्यूयॉर्क एयरपोर्ट से 8:42 पर सैन फ्रांसिस्को लिए उड़ा। फ्लाइट डिले होने के कारण प्लेन में मौजूद पैसेंजर्स ने दूसरे फ्लाइट हाईजैकिंग के बारे में सुन लिया था और प्लेन को वापस लेने की कोशिश की। इस स्ट्रगल में प्लेन वाशिंगटन DC पहुंचने से पहले ही 10:03 पर शैंक्सविले, पेंसिल्वेनिया के एक खेत में क्रैश कर जाता है। ये वाइडली माना जाता है कि वो प्लेन यूएस कैपिटल या व्हाइट हाउस की तरफ ही जा रहा था। 11 सितंबर 2001 की सुबह यूनाइटेड स्टेट्स अपने मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे ट्रॉमेटिक इवेंट से गुजरा। अटैक शुरू होने के 1 घंटे के अंदर पूरा देश, उनके लोग अनप्रेसिडेंटेड शॉक, कंफ्यूजन और टेरर का सामना कर रहे थे। इस अटैक ने दुनिया को हिला कर रख दिया, जिनमें लगभग 3000 लोगों की जान ली और हजारों लोग घायल हुए। ये घटना वार ऑन टेरर की शुरुआत बनी, जिनमें यूएस ने अफगानिस्तान में अलकायदा को खत्म करने और बाद में इराक में मिलिट्री इन्वेशन किया। 9/11 अटैक्स ने ग्लोबल सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स, इंटेलिजेंस शेयरिंग प्रैक्टिसेस और काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजीज में बड़े बदलाव लाए। तो ये सब होने के बाद यूएस थोड़ी ओसामा बिन लादेन को जाने देता। ओसामा बिन लादेन को कैसे यूएस आर्मी ने ट्रैक करके असैसिनेट किया? 3, 2, 1,
और यूएस आर्मी और इराक के मिलिट्री इन्वेशन का किस्सा क्या है। जानने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड जल्दी आने वाला है।